Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to start a new chapter of science, class 9th NCERT chapter 12 according to new book, and the name of the chapter is Improvement in Food Resources. इस सीरीज में हम हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे वो सारे के सारे करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. राइट डाउन द पर्पस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. सो हमारे पास क्वेश्चन है कि राइट डाउन द पर्पस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों हुआ था? सो द बेसिक जो आपका पर्पस था, एम था, ऑब्जेक्टिव था कि ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट क्यों हुआ था, तो उसका आंसर आ जाएगा टू इंक्रीज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन. फूड ग्रेन प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं हो रहा था, उसको इंक्रीज करने के लिए HYV सीड्स बनाए गए और वहां से स्टार्ट हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन. तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा था और ये वेस्ट यूपी, हरियाणा एंड पंजाब में बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हुआ था. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन? तो आप नाम से ही देखो पता चला सकते हो कि व्हाइट रेवोल्यूशन है. सो यहाँ पर ये गलत हुआ है. इसको हम फूड ग्रेन प्रोडक्शन नहीं करेंगे, इसको हम मिल्क प्रोडक्शन करेंगे. मिल्क प्रोडक्शन. सो टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था. तो ये आप कट कर लेंगे एंड दिस वुड बी मिल्क प्रोडक्शन. सो टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन, this is the main purpose of white revolution. So white milk, so ये आपको easily learn रहेगा. Okay, coming to the next, राइट डाउन द मेन फैक्टर्स ऑफ फूड सिक्योरिटी. अब कहीं पर भी फूड सिक्योरिटी अगर हमें चाहिए तो उसके लिए दो मेन फैक्टर होते हैं. पहला फैक्टर होता है कि फूड अवेलेबल हो. फूड होगा तभी तो हम उसको खा पाएंगे. और अगर फूड है लेकिन उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, उसका एक्सेस नहीं है, तो फिर क्या फायदा? तो फूड होना भी चाहिए, मतलब कि उसकी अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए और हर एक के पास उसका एक्सेस भी होना चाहिए. बिकॉज अगर फूड है, एक्सेस नहीं है, तब भी फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी हो जाएगी. अगर एक्सेस है और फूड नहीं है तो भी फूड इनसिक्योरिटी होने के चांसेस हैं. सो फूड सिक्योरिटी के मेन फैक्टर्स होते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू ऑल. व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन? राइट डाउन द मेन प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व्ड इन फार्मिंग. तो हमारी फार्मिंग में मेन प्रैक्टिसेस क्या होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारा सीड, क्योंकि सीड से ही स्टार्ट होता है. सीड किस वैरायटी का है, उसकी वैरायटी एकदम अच्छी होनी चाहिए. उसके बाद फिर हम उसका मैनेजमेंट, कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिले, इरिगेशन प्रॉपर हो, तो वो सारी चीजों का हम ध्यान रखेंगे. उसके बाद जब ये सारी चीजें मिल जाएंगी फिर उसको हमें हार्वेस्ट अच्छे से करना है. ओके, हमने हार्वेस्ट भी अच्छे से कर लिया, फिर हमें उसको स्टोर भी अच्छे से करना है. ऐसे नहीं कि मॉइस्चर में उसको छोड़ दिया, तो उसको स्टोर भी अच्छे से करना है. सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम होता है उसकी वैरायटी क्या है, उसको फिर मैनेज कैसे करेंगे और उसको फिर प्रोटेक्ट कैसे करेंगे. So these are the three main practices which are involved in the farming: crop variety, crop management, crop protection. Okay, next question. What do you understand by mixed cropping? अब mixed से ही आप समझ रहे हो कि एक नहीं कुछ ज्यादा है, दो या दो से ज्यादा है. क्रॉपिंग मतलब क्रॉप की जो है हम खेती करते हैं वो सब चीजें, क्रॉप्स लगा रहे हैं हम. और इसके बेनिफिट क्या है? तो सबसे पहली बात है कि प्रैक्टिस करना ग्रोइंग टू और मोर. अब दो या दो से ज्यादा, अब मिक्स होगी तो दो तो होंगी ही, अकेली तो मिक्स नहीं हो सकती, या तो दो होंगी या उससे ज्यादा होगी. तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं या फिर हम करते हैं द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ. साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ ऑन द सेम प्लॉट ऑफ लैंड. सपोज ये आपका लैंड है और यहाँ पर हम दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स एक साथ जो है कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज बाय दिस कलर एंड दिस इज बाय दिस. तो आपको दिखेगा कि ये दो क्रॉप्स जो है एक साथ एक ही प्लॉट ऑफ लैंड पर हो रही है. सो दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग. दिस इज कॉल्ड मिक्स क्रॉपिंग. ओके, इसके एडवांटेजेस क्या है? अब इसके एडवांटेजेस है कि अगर सपोज करो एक क्रॉप इसमें से खराब हो जाती है तो एटलीस्ट हमारे पास दूसरी क्रॉप है, तो हमारे पास रिस्क नहीं होगा कि हम खाएंगे क्या या फिर कुछ फायदा. अगर नुकसान हो रहा है
तो मतलब फायदा नहीं हो रहा है तो नुकसान भी नहीं हो रहा है, तो दोनों जो है आपकी वन वन वाली सिचुएशन आ जाएगी कि चलो ठीक है, एक खराब हो गई तो दूसरी हमारे पास है। सो इफ वन क्रॉप फेल इट ऑफर सम प्रोटेक्शन एंड रिड्यूस द रिस्क, तो रिस्क रिडक्शन, ठीक है, रिस्क जो है वो एकदम घट जाएगा। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिलेंगे, कि ऐसे नहीं कि भाई ये न्यूट्रिएंट यहाँ नहीं मिल रहा है, एक ही प्लॉट ऑफ लैंड पर बार बार सोइल की फर्टिलिटी भी कम हो रही है। तो जब हम दो या दो से ज्यादा क्रॉप एक साथ जब वहां पर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसको बोएंगे, तो उससे क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स भी जो है प्रॉपर मिलते रहेंगे, तो न्यूट्रिएंट रिचार्जिंग भी इससे होता है। सो ये आपके दो बेनिफिट है मिक्स्ड क्रॉपिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मिल्क एनिमल्स? अब हमारा जो लाइव स्टॉक है, जिनको हम रियर करते हैं, पालते हैं, उनमें से जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, वो लाइव स्टॉक, जिनको हम लाइव स्टॉक बोलते हैं, वो एनिमल्स जिनको हम पालते हैं और वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, दे आर कॉल्ड मिल्च एनिमल। तो ये आप यहाँ से भी याद रख सकते हो, मिल्च और मिल्क से, ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल काउ, बफेलो, गोट भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप अपने आसपास देख सकते हैं। सो काउ, बफेलो इसकी एग्जाम्पल्स हैं। एंड मिल्क प्रोड्यूसिंग लाइव स्टॉक आप इसमें यूज करोगे वर्ड, तो मिल्क प्रोड्यूसिंग लाइव स्टॉक आर कॉल्ड मिल्च एनिमल। एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस में आने की इनकी जो है, एमसीक्यूज या फिलअप्स में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, वैसे तो नहीं आता है बट एमसीक्यूज में आने के चांसेस होते हैं। ओके, सो सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रीन मैन्योर? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। द क्रॉप्स, वो क्रॉप्स ग्रोन स्पेसिफिकली, जो स्पेसिफिकली ग्रो की जाती है फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड प्रिजर्विंग, मतलब बनाने के लिए और बचाने के लिए, किसको? सोयल फर्टिलिटी को। किसको बचाने के लिए? सोयल फर्टिलिटी को, वहां के न्यूट्रिएंट्स को, एंड उसके स्ट्रक्चर को, आर नोन एज ग्रीन मैन्योर। कि वो पेड़ या वो क्रॉप्स जिसको स्पेशली बोया जाता है, ग्रो किया जाता है, ताकि हमारा सोयल की फर्टिलिटी बनी रहे, न्यूट्रिएंट्स बने रहे, उसका स्ट्रक्चर बना रहे। और या तो फिर हम उनको डायरेक्ट फ्यूज कर देते हैं सोयल में, कि हमने टूल्स और टेक्नोलॉजी के जो है माध्यम से हमने उसको डायरेक्टली सोयल के अंदर डाल दिया, या फिर हमने उसको रिमूव किया, वहां से उखाड़ दिया, उसको कंपोस्ट किया, एंड देन फिर हमने अपना तैयार करके मैन्योर, और तब हमने उसको किसी क्रॉप के अंदर डाल दिया। एंड दीज आर द सनहैप एंड डेंचा आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन मैन्योर। ये जो क्रॉप्स है ये स्पेशली इसीलिए जो है ग्रो की जाती हैं, जिससे हम ग्रीन मैन्योर तैयार कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, व्हाई इज ऑर्गेनिक मैटर इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन? अब ऑर्गेनिक के नाम से ही पता चलता है कि जो केमिकल फ्री है, क्या है? केमिकल फ्री, केमिकल फ्री। तो सबसे पहली बात तो कि हमें केमिकल नहीं मिलेगा अगर ये क्रॉप प्रोडक्शन में यूज हो रहा है तो। उसके बाद जितना भी उसका फिजिकल, उसका जो है जियोलॉजिकल या फिर उसका जो केमिकल फंक्शंस है सोइल के, वो सारे के सारे इससे इम्प्रूव हो जाएंगे। देखो दो तीन चीजों का यूज यहाँ पर हो रहा है, केमिकल, फिर जियो एंड बायो। उसके बाद अगर हम इसको डालते हैं, यूज करते हैं, तो इससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, अब पानी को कितना होल्ड कर पाती है आपकी सोयल, वो वाली कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। उसके बाद इससे टेक्सचर भी इंप्रूव होता है, ये टेक्सचर को भी एनहेंस करती है, एनरिच करती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, और ये बहुत बेसिक सा पॉइंट है, कि ऑर्गेनिक मैटर किसके लिए चाहिए? हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए चाहिए। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट कि important for organic farming. तो biogeochemical function, water holding capacity, texture of soil and organic farming. So these were the 8 question in part 1, and part 2 में हम फिर से आगे 8 to 10 questions के साथ मिलेंगे। तब तक आप इनको याद कीजिए, रिवाइज कीजिए। Thank you so much. And if you like the video, then don't forget to like, share, comment and subscribe. Thank you.